आज एक ऐसी शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिन्हें मैं स्पिरिचुअली तो सुनती थी, मोटिवेशनली भी सुनती थी, लेकिन मैं अगर कहूँ तो मेरा पर्सनल भी था इनसे मिलने में। इसलिए आज हमने इनको बतौर गेस्ट बुलाया है और इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, सीधे मुलाकात आपसे कराती हूँ। रेणुका गोस्वामी जी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। और ये मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि जब मिलना तो यही बोला, जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर श्री राधा। आपका हर वीडियो ऐसे ही शुरू होता है, तो वो मुझे आपका पंच लाइन लगने लगा है। एक्चुअली इसको बोलने से पहले रेणुका बोलती है। हाँ। इसको बोलने के बाद राधा रमन लाल आ जाते हैं। अच्छा, इसीलिए वो फिर फ्लो में बहुत कुछ अच्छा ही निकलता है। हाँ, तो वो जब उनकी प्रसादी हो जाती है तो फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्या मतलब है पूरा? जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। राधा रमणो विजयते तो मुझे समझ कि श्री राधा रमन लाल की सदा विजयी हो। और जय गौर, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को गौर भी कहा जाता है। और उनके द्वारा कलयुग में युग धर्म स्थापित किया गया कि इस युग में आपको कैसे भगवत प्राप्ति होगी। तो इस युग में हरि नाम, भगवान का नाम उच्चारण भी आप देख रहे हैं, हम चैंट कर रहे हैं जैसे साथ साथ। चैंटिंग इज द ओनली वे टू रीच द गॉड। तो ये सबसे इजीएस्ट एंड सबसे कन्वीनियंट। तो जय गौर मतलब कि महाप्रभु जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते की जय हो और राधा रमन लाल का सदा प्रचार हो। ये चैंटिंग बात करते करते कैसे होती है? मैंने अभी यही सवाल पूछा था आपकी टीम से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बात कर रहे हो, चैंटिंग भी कर रहे हो, कैसे हो सकता है? ये विद प्रैक्टिस आता है। जब शुरू में होता था तो मैं एक ही चीज़ कर पाती थी, या तो सुन लो या बात कर लो या चैंटिंग कर लो। बट जब एक टाइम आता है कि आपका प्रैक्टिस हो जाती है काफ़ी चैंटिंग की, तो जब मैं बोल रही हूँ तब मैं चैंट नहीं कर रही हूँ, और जैसे ही मैं रुकती हूँ और आप शुरू करते हैं तो वो सहज ऑटोमेटिकली हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम, वो अपने आप हाथ एक प्रैक्टिस के कारण चलने लग जाते हैं। रेणुका जी, मैंने आपकी निमाई पाठशाला देखी, बहुत खूबसूरत चीज़ है और सब लोगों को देखा है, सब उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा भी बात की, मैं यही चाहती हूँ, इस पे बात हमें करनी चाहिए। भीड़ आ गई है स्पिरिचुअलिटी की। कलिकाल में यही कहा गया कि हर कोई धर्म की आड़ लेगा, खुद ये कहा गया भागवत के भीतर, और उसके बाद सब कुछ करेगा और उसके बाद पाप भी होगा। कैसे पहचाने कि रेणुका जी एक सच्ची भक्त है, सपना शुक्ला नहीं है, या सपना शुक्ला है या कोई और नहीं है? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बहुत तिलक लगाना, ये लगाना, वो सब कर रहे हैं, लेकिन सब वैसे नहीं है। कैसे पता चले? मुझे ऐसा लगता है किसी और के बारे में कुछ पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आपके भीतर वो रियल भक्त है, तो जो फिल्टरेशन है ना, वो अपने आप प्रकृति आपके लिए करती है। हो सकता है आपके पास कोई व्यक्ति आएगा जो डुअल होगा, जो फेक होगा, जो रील होगा, बट बहुत समय तक नहीं। एक भक्त का ना बड़ा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है कि वो बड़ा पेशेंट होता है। वो बहुत जल्दी किसी को भी बहुत करीब नहीं लाता और किसी को भी पुश बैक नहीं करता। ही इज़ वेरी पेशेंट। और यही की टू सक्सेस ऑफ रियल रिलेशनशिप है कि अगर आपके पास कोई आएगा, आपको पहली बार मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट चाहे वो बहुत ही गड़बड़ व्यक्ति हो, फिर भी अपना बेस्ट शू फॉरवर्ड पुट करेगा। पर यह है कि जब आप कुछ समय देते हैं ना किसी को, थोड़ी बात होती है, थोड़ा समझते हैं, तब ओवर द टाइम ऐसा धरती में कोई व्यक्ति नहीं है जो सदा के लिए फेक कर सकता है। आपको अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति मिला, अच्छा लगा नहीं, हमें लगा नहीं कि ये शायद मेरा मुझे प्यार कर सकता है, तो दिल दिमाग जान सब कुछ न्योछावर कर दिया, और फिर वो उसी दिल जिगर जान की फुटबॉल बना के खेलते हैं भैया। हाँ, तो इसीलिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए। आपको अगर कलयुग में एक अच्छा जीवन जीना है जिसमें आप जानते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फेक पीपल, आपको थोड़ा अपने आप की ओरिजिनलिटी को बचाना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं हो जाना, ओहो, मतलब रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। महिला को दया का धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक कहा गया है कि मतलब अगर ममता किसी के भीतर है तो वो महिला के भीतर है। लेकिन आज ड्रम में डालना, जहर देना, पति को जबरन जहर दे देना, सोते सोते मार देना, दैट्स वेरी लाइक कि खबरें आई जा रही। मैं तो न्यूज़ के क्षेत्र में यही खबरें दिख रही है। क्यों हो रहा है ये? और महिलाओं पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? ड्रम में डालना ही कैसे? एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो गया है लोगों के भीतर, महिलाओं के भीतर। एब्सोल्युटली। इतना ज़्यादा उनको, आप देखिए, अच्छी खासी हम बात कर रहे थे अभी कि अच्छे से अच्छे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज विवाह करने से डरता है। क्यों? क्योंकि करियर ख़त्म हो जाएगा, अब इन लॉज होंगे तो उनको टाइम देना पड़ेगा, वो काम नहीं करने देंगे। अरे, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप अपने जीवन में जब कोई जॉब भी बदलते हैं,
तो उस न्यू जॉब के अंदर एडजस्ट होने में, आज आप भी इतने बड़े एंकर हैं न्यूज़ 18 में, बट आपने मुझे बताया कि हाउ योर जर्नी हैज स्टार्टेड, आपका ड्रीम था और राधा रमन जी कैसे उसे फुलफिल करें, बट दिस कम्स ओवर द इयर्स विद टाइम। तो हमें ये बात ज़रूर समझना पड़ेगा कि अपने जीवन में अगर आप, एक तो महिलाओं की फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे कैसे तब्दील हो सकती है कि कोई पति को मार दे रहा है और ना केवल मार रहा है, Imagine- टुकड़े करके ड्रम में डाल दे रहा है और ये- ऊपर से सीमेंट डाल दे रहा है। ये एक हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है जिसमें वो महिला इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर भर चुकी और है। प्रेमी के साथ मिलके किया उसने। लेट आउट। अब देखिए ना, ऐसे ही होता है जब कोई तुम्हें बहुत दबाव कर दे तुम्हारे पे, तुम्हारे पास घर से निकलने का रास्ता नहीं है, घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इन लॉज सुनते नहीं है, पति आपको कहीं जाने नहीं दे रहा, बाहर अपना सब कुछ कर रहा है, घर आके आपको समय भी नहीं दे रहा, वो एक महिला के अंदर एक कीप बिल्डिंग वो बात करती है। फिर क्या होता है, कहीं सब्जी लेने भी गई तो कोई ऐसा दिख गया जिसने थोड़ा हाल पूछ लिया, एक व्यक्ति जो अंदर से भरा होता है उसको कोई इतना पूछने, भाई तो कैसा है, मैं क्या बताऊं तुझे, और वहां से जो रोने रट्टे चालू होते हैं, पूरी ऐसा लगता है कि उससे बड़ा तो दुनिया में दुखियारा कोई है ही नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट। ये एक मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज के विषय में। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि संकोच के कारण, फ्रेंड सर्कल ना होने के कारण, टैबूज के कारण, अच्छी फैमिलीज ना होने के कारण, रिलेशनशिप अच्छे ना होने के कारण लोग शेयर नहीं कर रहे। रिलेशनशिप अच्छे बने कैसे? अब मतलब एक पहली बात क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी और से प्रेम करते हैं, माँ बाप ने कराई नहीं वहाँ शादी, और अभी भी होता है, और आप दबाववश कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में भी आप उसी बंदे के साथ हैं, मेंटली तो आप उसी के साथ हैं। ये इस पे वर्क कैसे? इस पे वर्क ये हो कि दो चीज़ें हो, या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि वो दबाव को आप बेयर करके शादी नहीं करो। स्ट्रॉन्ग मतलब फाइनेंशियली नहीं, मेंटली। फाइनेंशियली तो हो ही चाहिए, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, पर अपने पेरेंट्स के साथ आप इस चीज़ पे बड़े क्लियर हो जाओ कि इफ़ आई एम नॉट, और अगर नहीं मान रहे देन इफ़ यू आर चूजिंग टू गेट मैरिड, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को पूरी तरीके से मान लीजिए कि अब जो हो चुका है दैट इज़ गॉन, नाउ यू आर समबडीज वाइफ। देखिए, ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं ना वो बनते यहाँ से हैं, दिल से, पर प्लीज सक्सेसफुल होना है तो उन्हें चलाना यहाँ से पड़ता है। मतलब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपने जब आपकी शादी हो गई, आपकी परिवार बदल गया, या तो शादी करने से पहले अड़ जाओ, मार लो, कुट लो, भाग जाओ, चलो, अगर करियर ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो दौड़ जाओ, पर भैया अगर शादी कर ली किसी भी कारण से और फिर आप अगर पुराने व्यक्ति के साथ इन टच में हैं और अपने हस्बैंड को भी चीट करें, आपका पतन होगा ही होगा। आप उसको नहीं ड्रम में डालोगे तो कभी ना कभी वो आपको ड्रम में डाल देगा। ये आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है कि अब या तो अब मेरी शादी हो चुकी है, इट इज़ ओके। क्योंकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि वो पैसा देखती है ना, वो आपका सब कुछ देखती है, बैकग्राउंड। जैसे एक बंदा भी है आपका, लेकिन उसके बाद आपने, क्योंकि माँ बाप जो लड़का लेके आए वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो भाई बंदे ने कर ली, लड़की ने कर ली, उस बंदे को वो कर दिया, लेकिन बाद में इमोशनली वो उसी से कनेक्ट है। तो ये भी एक, मुझे लगता है, एक बड़ा कारण नहीं, अगर आप इमोशनली ऑक्यूपाइड रहोगे और उस व्यक्ति को केवल उसके धन के लिए यूज करोगे तो चीटर तो आप ही हुए। गोल्ड डिगर आपने शब्द सुना होगा। हाँ, लड़कियों के लिए तो बहुत नहीं, पर ये एक्चुअली ट्रू सबके लिए भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो अच्छे धनवान व्यक्ति होते हैं, और अगर आपकी माइंडसेट ठीक हो तो अगर व्यक्ति धनवान है तो हो सकता है अच्छा व्यक्ति भी हो, ऐसा होता है, बट यू हैव टू गिव अ चांस। मैं यही कह रही हूँ, अगर आपने ऑलरेडी अपने दिल के उस कमरे के अंदर ऑलरेडी किसी को बिठाकर लॉक कर रखा है, तो अगला व्यक्ति तो गोल्ड क्या डायमंड का भी बन के खड़ा हो जाएगा, आपको उसमें रुचि नहीं आएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो देखिए विवाह मत करिए, शादी मत करो, और अगर शादी कर रहे हो तो अपने दिमाग का यूज़ करके कि अब मैं किसी के साथ जुड़ रही हूँ। अगर देखो आप अभी भी उस व्यक्ति से करें, आप 3 लाइफ्स को खराब कर रहे हो, अपने उस बॉयफ्रेंड की जो आपका कभी हो नहीं सकता, अपनी जो रह किसी और के संग रही है और प्यार किसी और के संग कर रही है, ठीक है, और अपने हस्बैंड की जो शादीशुदा तो आपसे है पर उसको वाइफली कोई भी वार्मथ नहीं मिल रही। तो ये कहाँ का आपको जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कॉर्पोरेट लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया। मतलब आपने अगर सुना हो, देखा हो कि भाई बंदा शादीशुदा भी है लेकिन वो उसकी ऑफिस में भी है, फिर वो ये कहता है कि नहीं मैं उस रिलेशनशिप से मैं निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि पत्नी तलाक ही देगी, और दूसरा भी कर रहा है। मतलब ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
नहीं, पर ये हमेशा से ही था। जो लोग कैरेक्टरलेस होते हैं ना, अब बस बात इतनी हो गई है कि आज इतना ओपननेस आ चुकी है, अब लोग खुले आम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। पर मैं आपको सच ही बोलूँ, ये हर एक का कैरेक्टर नहीं होता। जो व्यक्ति ही लूज कैरेक्टर का होता है, जिस व्यक्ति की नेचर ही ऐसी लूज होती है, वो ही ऐसे पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। शादी के बाद फिर से प्रेम हो सकता है? ये मैं एक बड़ा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए कि जिसमें महिला छोड़ नहीं रही है अपने पति को कि भाई नहीं छोड़ूंगी तो नहीं, तलाक तो नहीं दूंगी, और वो पति घुट घुट के जी रहा है बिकॉज ऑफ दैट केस। और वो आजकल लड़कियों के बहुत सारे कानून आ गए हैं, आपने देखा होगा, लड़के बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं कि भाई हम केस करते हैं तो ये हमें ही तारीखें मिलती है, हमें एलिमिनाई देना है, मजबूरी में वो रह रहे हैं, और फिर उसी इमोशनल बैकग्राउंड में वो किसी और के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन हाँ वो शादी नहीं कर पा रहे। ऐसा प्रेम होता है? देखिए, प्रेम तो मुझे लगता है जीवन में एक ही बार होता है, और होना भी केवल एक से ही चाहिए, और वो इस संसार का व्यक्ति नहीं हो सकता, वो केवल भगवान से करे। ये बड़ी ऊंची बात मैं बोल रही हूँ, बड़ी लोगों को लगेगा कि ये तो आउट ऑफ द ब्लू बात बोल रहे हैं, बट इस दुनिया में अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है सांसारिक प्यार बहुत बार हो सकता है। इट्स जस्ट दैट आपने उस प्यार को कितना ट्रूथफुली अपने लिए मैनिफेस्ट किया है, वो उतना ही आपके लिए शाइन करता है। अगर कोई लड़की अपने टीनेज में किसी से प्यार करती है, तो जब वो अब्रॉड चली जाती है और वहाँ जाके और दोस्त बन जाते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो प्यार दोबारा भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो रियल प्यार नहीं था, लगता था प्यार है पर था नहीं, फिर दोबारा हो जाता है। वरना अगर आप ध्यान देखें कि लोगों की लाइफ में कितनी बार इन्फैक्चुएशंस होती हैं, और कितनी बार लगता है कि भाई यही है, और फिर यही है बोलते हैं। और पता है इससे क्या होता है? इससे उनको प्यार करना ही नहीं भूल जाता है। जब उनके पास रियल प्यार भी होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ देयर वाइफ, जो जेन्युइनली उनसे प्यार करती है और जिसको जो प्यार डिजर्व करती है, वो इतनी बार फेक लव्स कर चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे ये है वैसे पहले थे, अब ये भी हो गया, बट इसके साथ क्या एक स्टैंप लग गई है, बट दैट डजंट मैटर। मुझे लगता है मुझे आगे भी और कोई मिल जाएगा। छोड़ती नहीं है, ये एक बड़ा केसेस निकल गया है कि महिलाएं तलाक भी नहीं दे रही है, एलिमिनाई भी चाहिए उनको भाई, और वो उस पति को भी नहीं छोड़ रही है, वो भी टॉर्चर हो रहा है। और जैसा भी एक नहीं, पति टॉर्चर क्यों हो रहा है? उसको तो टॉर्चर होना ही चाहिए। अगर वो अपनी पत्नी के होते हुए, जो उसके संग ट्रूथफुल है, जो उसके बच्चों का ध्यान रख रही है, उसके परिवार का ध्यान रख रही है, जिसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, अगर फिर भी वो पति बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, तो वो पत्नी सब कुछ डिजर्व करती है। वो तो जाके वो अपनी ड्यूटीज कर रही है, पर आप सोचो वो अगर वो क्या बात का घुट रहा है? वो तो दोनों बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है। पत्नी को जो उसका अधिकार है, वो तो मुझे लगता है उसको डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब मैं ये पूछूंगी, अगर जैसे अतुल सुभाष का केस आया था, आपने सुना होगा, बैंगलोर से, जी। मैं तलाक चाहता हूँ क्योंकि नई चीजें हमारी सही चल रही है, बट वो ना तलाक नहीं दे रही है, और दे रही है तो फिर वो एलिमिनाई बहुत बड़ी बात है। ये बनता है अधिकार? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो एलिमनाई होती है, वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर ही तय की जाती है। तो ये तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेट में है, तो वो तो जो इनके रूल्स हैं उसके हिसाब से ही होगा। पर आई थिंक कभी कभी ये एक्चुअल में ट्रू है कि एक व्यक्ति इतनी बार अप्रोच करने के बाद कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाता है कि इतनी बार करने के बाद मेरे वैसे भी पैसे लग रहे हैं और मांगे, और कई लोग तो देने को भी रेडी होते हैं, बट अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों म्यूचुअली चाहते हैं कि तलाक हो जाए, तो उसमें तत्क्षण कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें एकदम एक नहीं चाह रहा है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बदनाम हो, उसमें उसके तो नहीं, इसमें बदनामी तो देखो दोनों की ही हो रही है ना। बार ऐसे केसेस आए कि जानबूझकर नहीं दिया कि भाई देखो, और लड़की के पास इस पूरे केस में सबसे ज्यादा अधिकार होता है, चाहे वो कोर्ट जाएगी, चाहे वो वहां जाएगी, सीधे एफआईआर लॉन्च होती है, और किसी केस में नहीं होती। तो उस केस में कई बार इंटेंशनली किया जाता है कि अच्छा तुमने मेरा ये नहीं किया, अब मैं तुमको बताती हूँ। अब जैसे आप एडजस्टमेट वाली बात, पर आपको बताऊं, उसमें इन दी एंड फिर हाल तो उस लड़की का वैसा ही होता है ना जो उस लड़की का हुआ। अब कहाँ है वो? अब तो पर ये है कि हाँ, वो जो लड़के थे उन्होंने धीरता दिखाई, यानी कमिटेड सुसाइड, पर अंत तो गतवा अब ये हाँ दोनों का नुकसान हुआ, बच्चे का ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि एक जीवन जो इतना बहुमूल्य है, कितने जन्मों के बाद इस प्रकार से मनुष्य देह मिलता है, आप एक फ्रस्ट्रेशन के कारण इतने अधीर हो जाते हो, सिस्टम के कारण, करप्सी के कारण। इसके लिए तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे
लॉज निकालने चाहिए जिसमें आई थिंक सुनाई दोनों तरफ से म्यूचुअल हुई। लड़कियां भी आजकल किसी चीज़ में कम नहीं है और लड़के भी किसी चीज़ में कम नहीं है। लड़कियां भी खराब हैं, लड़के भी खराब हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, लड़के भी बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया में वो एक अलग युग था जब राम और रावण अलग अलग कंट्रीज में रहते थे या अलग अलग शहरों में रहते थे या अलग एक ही परिवार में होते हुए भी, वो भी आप कहो द्वापर की बात है जब एक परिवार में थे जहाँ एक तरफ पांडव थे और कौरव थे। भैया आज कलयुग का राम रावण तो एक के भीतर ही रहता है, एक ही शरीर के अंदर। तो इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। पर मैं आपको एक बात साची बता दूं, जो आप करोगे वो आप भरोगे, भरना तो भैया पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि यू आर वेरी वेरी स्मार्ट और जबरदस्त। अगर आप सोचो कि आप बहुत स्मार्ट हो, एल्यूमिना ले भी लोगे, 50-60 करोड़ की खा भी लोगे भैया, उसके बाद जो 50-60 करोड़ जन्मों तक जलना पड़ेगा ना, तब आप सोचोगे ऐसा किया क्या मैंने। वो जलने की किसी को परवाह नहीं होती। हाँ, तो जब जलेंगे तो आज मर के कहाँ जाना है, किसने कौन सा देखा है। नहीं, पर वो दिखता है ना फिर। आप देखिए जीवन में कभी आप बाहर जाके देखिए दुनिया में कितने कष्ट हैं। किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, इतना दुर्दशा है। बच्चों को देखो रोड्स पे तपती गर्मी में, शीशा खोलो तो बोलते हैं एक घुट पानी पिला दो। ये प्रारब्ध थोड़ी है, ये तो आपके कर्म है। आप अपने जीवन में ये बड़े टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे दौड़ोगे ना, तो जब परमानेंट वाली चीज़ आपको सामने दिखेगी तो आपको बड़ा ही खेद होगा that why didn't I realize it at that moment। तो अगर आज भी सोच लोगे और सुधर जाओगे तो आई थिंक लाइफ इज गोना बी बेटर। उपराष्ट्रपति आवास पर पहली बार भागवत हुई और वो कुलदीप जी महाराज ने, जी आप भी गए, बहुत अच्छी वो तस्वीर थी और मुझे लगता है वो बड़े आध्यात्मिक भी हैं जी। तो पहली बार उन्होंने वैसे श्रवण करी, उससे वही मैं जानना चाहती हूँ कि उनको देख के क्या मतलब क्या एक ऑरा उनका निकल कर आया आपके सामने, क्योंकि जगदीप धनखड़ की एक ऐसी छवि सबने देखी है। जब वो बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे तब भी बड़ी कड़क सी छवि देखी है जी, उज्जाड चेहरा इस तरीके का देखा है जी। आपको क्या लगा जी? आपने नारियल देखा है? हाँ। नारियल कैसा होता है? बाहर से बिल्कुल कड़क पर भीतर से उतना ही नरम। हम जब 7 दिन उनके संग थे, इवन दो वो फुल डिसिप्लिन पूरे अपने प्रोटोकॉल में हमेशा रहते थे, पर उनके जो भीतर रिस्पेक्ट, उनके भीतर जो वार्मथ, वो आपसे बात करते थे तो पता चलता था कि जैसे कोई घर के दादाजी बात नहीं करते। इतना वार्मथ आपने प्लीज़ पाया, आपने प्लीज़ किया, इतनी उनके भीतर एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट थी। सो मुझे ऐसा लगता है ही इज़ अ फिनोमिनल मैन। वो कथा तो बहुत पहले से महाराज जी की कराना चाहते, जब बंगाल में थे तभी उन्होंने नियुक्त कर लिया था और महाराज जी की कथा थी 2 दिन बाद से, और वो जाने की महाराज जी की टीम पहुंच चुकी थी, महाराज जी भी जाने वाले थे, तो उनका फ़ोन आया एक रात पहले कि महाराज जी कथा को पोस्टपोन करना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा अच्छा जी धनखड़ जी क्या हो गया, सब ठीक है? कह रहे मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया। तो उन्होंने बोला महाराज जी आपसे जब मतलब उन्होंने बोला कि महाराज जी अब मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में ही कथा अब कराऊंगा, जब मैंने संकल्प लिया हुआ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कराई, इतनी अद्भुत। एक्चुअली कथा एक ऐसा इमोशन है जो व्यक्ति के अनुसार होता है। महाराज जी ने उस समय जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी करी, उसमें हर चीज़ एक प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने योग्य इतनी सटीक बैठ रही थी कि धनखड़ जी ने भी पूरी कथा, चाहे कोई भी व्यस्तता हो, ये बताया कि कोई चेंज आया पूरी अंदर, क्योंकि भागवत जब हम पूरी सुन लेते हैं तो एक धैर्य, एक एंगर इशू हमारे अंदर का खत्म हो जाता है, ये कहा जाता है और ये होता भी। अगर आपने 7 दिन, और वो तो यजमान थे तो और ज्यादा उनके अंदर वो पूरा प्रभाव चेंज आया उनके अंदर, क्योंकि सबने ना वो वाला चेहरा उनका सदन के भीतर देखा है, जब वो थोड़े नाराज भी होते हैं, थोड़े हंसमुख भी होते हैं, एकदम धनखड़ जी का वो चेहरा सबके सामने। तो कुछ चेंज देखा उन्होंने, खुद कहा कि ये बदलाव आया। मुझे ऐसा लगता है कि वो अद्भुत व्यक्ति हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनके भीतर सब बदलाव हैं। ही इज सो वाइज कि उनको सब पता है कि कब कहाँ कैसे किसके संग कैसा व्यवहार। तो कुछ भी उनके लिए ना वो बहुत आप कह लीजिए एक स्वभाव, जो स्वभाव आप देख रहे हैं ना वो एक्चुअल में उनका रियल स्वभाव नहीं है, वो प्रोफेशनल स्वभाव है। मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सॉ हिम एज अ पर्सन लिसनिंग टू श्रीमद् भागवत पुराण, अपनी पत्नी के संग बैठ के, परिवार के संग बैठ के, इतने सरल सहज, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि उनमें कुछ परिवर्तन की जरूरत भी है। मैं तो देखा कि ये वही धनखड़ जी हैं जिनकी रील्स में देखती थी और इतने वो प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज फॉलो द डेकोरम, उनमें वो एक ऑरा उनका है डिसिप्लिन का, पर उसके साथ साथ जैसे बाहर से सख्त है और अंदर से मलाई। बड़े नियम होते हैं यजमान के
इतना ही सोना है, पूरा आपको प्याज लहसुन का नहीं खाना है, कोई करना है, सब किया उन्होंने। एब्सोल्युटली। उनके जो उनका स्थान था वहाँ पे मंदिर था, रोज सुबह 2 घंटा बैठकर उनकी धर्मपत्नी और वो पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद सीधा अपने कथा के लिए आते थे। जो भी सारे रूल्स थे, जो माता जी हैं उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। उनका जैसे कह लीजिए आप देवी ही हैं वो इतना ज़्यादा अपने लोगों के लिए, वो अपने लोगों के लिए नहीं, अपने संपूर्ण गांव के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। और अभी कुछ समय बाद वो अपने गांव में भी एक कथा का आयोजन करने का निवेदन उन्होंने किया है, तो उस पर भी कार्य चल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है दे आर फिनोमिनल पीपल। यही तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण है कि जिसको पता है कि जब प्रोफेशनल है तो अपने डेकोरम में रहना है। और भैया अगर तुम कितने भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हो, घर आके भी जजगिरी दिखाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा रहना। तो मैं 20 दिन रही महाकुंभ में और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर ऐसे भी संत थे जो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर थे और बहुत चैंटिंग कर रहे थे, सब कुछ था, और ऐसे भी थे जो लाइमलाइट में थे। और मतलब एक चीज़ मैंने देखी, मैं उसको इस तरीके से इसका बताऊँगी, लोग आज के डेट में बड़े बड़े मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए या कथावाचकों के लिए पागल रहते हैं कि हम उनका आशीर्वाद लें, और जो बहुत ज़रूरी भी है। तो क्या अब जो कथावाचक है, क्योंकि आप भी एक कथावाचक की पत्नी हैं, बहुत बड़े कथावाचक हो हैं, क्या कथावाचक सिर्फ या फिर ये बड़े चेहरे सिर्फ बड़े लोगों की पहुंच तक रह गए हैं या नीचे लोगों की पहुंच में नहीं है? क्योंकि जब कथा ओवर हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि अरे ये हमें दर्शन दे दें, ये हमसे मिल लें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है और लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं और नाराज़ होते हैं कि हम तो इनके लिए घंटों से खड़े। जी देखिए, एक कथा व्यास आपको जो बेस्ट चीज़ दे सकता है ना, वो व्यास गादी पर बैठ के दे सकता है। वो जब व्यास गादी, जो एक कथा व्यास गादी पे होते हैं तब वो कथा व्यास नहीं होते, वो स्वयं विष्णु हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल व्यास हो जाते हैं, मतलब उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो स्वयं व्यास जी के शब्द होते हैं। तो अगर आप एक कथा के डेकोरम ने, जहाँ हजारों व्यक्ति बैठा है और महाराज जी से मिलना चाहे, महाराज जी कथा के उपरांत तो सबसे नहीं मिल पाते, बट इवनिंग में जो लोग जिसके अनुकूल हम जिस व्यवस्था में होते हैं उनसे मिल सकते हैं। पर अगर आप बोलें कि कोई महाराज जी से मिलना चाहे, देखिए हर एक व्यक्ति को मिलने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि मेरा मन आज किया कि मैं मोदी जी से मिलूं तो मैं जाके उनके दरवाजे पे जाके पीठ डालूं और रोने लग जाऊं और फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, तो ये मेरी मूर्खता है। पर यही अगर मैं डेकोरम फॉलो करूं, मैं उस जिस माध्यम से उनसे मिला जा सकता है उसको अप्रोच करूं और तब मिलूं, सबसे मिला जाता है। अब वृंदावन आप देखिए, रोज हम बच्चे कितने लोग मिलने आते हैं। हम पर्सनली महाराज जी दिन शाम को 3 घंटे अपने आसन पर बैठते हैं। एवरीबडी एंड एनीबडी, जितने लोग आते हैं पूरा महाराज जी बैठते हैं, प्रसाद भी पाते हैं। वो महाराज जी का घर है, वहाँ महाराज जी के लिए जो मिलने आता है सबसे मिला जाता है। पर जब कथा में होते हैं तो एक नियम होते हैं। महाराज जी कथा से पूर्व मौन में रहते हैं, कथा करने के 2 घंटे बाद तक भी मौन में रहते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं। कथा में के दौरान कितने दिन तो महाराज जी भूमि शयन भी करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी वो पालन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी पात्रता भी होती है कथा कहने की। तो हम लोग केवल ये कि हम मिल नहीं पाए, कोई किसी व्यक्ति को अगर प्रेम करता है ना, तो प्रेम का अनुभव उस व्यक्ति के सुख में होता है, अपने सुख में नहीं। वीआईपी कल्चर भी बहुत बढ़ गया आजकल, वृंदावन में ये कल्चर बहुत आगे आ चुका है, जिसे पत्रकार होने के नाते कई बार मैंने भी लाभ लिया होगा। लेकिन हाँ, एक दिक्कत होती है उससे कि कई लोग बेचारे पीछे खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं और नहीं होता तो फिर उनको वो नाराज़गी महसूस होती है। उसके लिए क्या किया? देखिए मैं नहीं, जटिल देखिए, इसमें मैं आपको साची बोलूं, जो लोग इस दुनिया के लिए प्रोडक्टिव, वीआईपी भी आजकल बहुत बड़ा शब्द हो। वैसे वृंदावन में तो आप वीआईपी बोलेंगे तो आपके मुंह पे हंसेंगे सब। क्यों? क्योंकि वीआईपी वहाँ से राधा रमण है नहीं, वीआईपी सारे वीआईपी ही हैं वृंदावन में। और जो कोई बाहर का मनुष्य वीआईपी बोल के आता है ना, तो हम ब्रजवासियों की, मतलब महाराज जी वगैरह सब कहते हैं कि अगर ब्रजवासी को कोई कहे ना वीआईपी, यार कह रहा कौन, वेरी इडियट पर्सन। तो वृंदावन में तो सारे वीआईपीज हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है। पर हाँ, कभी कभी कोई ऐसे कोई जो देश की सेवा के लिए लोग हैं, जिनका एक एक मिनट बहुत बहुमूल्य है, उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए। पर आजकल एक बात से मैं भी आपकी सहमत हूँ कि कोई भी इन्फ्लुएंसर भी हो जाता है तो वो वीआईपी बन, नहीं, वीआईपी इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते। वीआईपी का अर्थ है वो लोग जिनका समय देश की सेवा या कोई सेवा के लिए प्रयोग में आता है और वो कुछ समय के लिए आते हैं और भीड़ के कारण उन्हें जल्दी से दर्शन करा के मुक्त कर दिया जाए। जैसे मैं अपना
अपना एक वाक्य बताती, जब मैं नहीं थी पत्रकार तब एक आम व्यक्ति थी, तो बिहारी जी के दर्शन करने थे, बिहारी जी सामने थे, मेरे हाथ में माला थी, तो मैंने कहा कैसे पहनाई जाए, नहीं करनी, मैंने ऐसे माला की और माला में बिहारी जी को देखा, उसके बाद 10-5 लोगों ने और ऐसे करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है ये कर लिया जाए। अद्भुत अद्भुत। मैं आपको सच्ची बोलूं, वो माला बिहारी जी ने पक्का पहनी होगी। हमारे यहाँ पे भाव है कि ठाकुर जी, आपने गरुड़ स्तंभ देखा है? हाँ, हाँ। गरुड़ स्तंभ के आगे जितने लोग दर्शन करते हैं ना, वो भगवान को देखते हैं। हाँ। पर जो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होते हैं, भगवान उनको देखते हैं। राधा रमण इसीलिए खड़े रहते हैं। इसलिए हम लोग भी, जब आप देखिएगा महाराज जी भी जब जाते हैं और हम भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, जिससे कि ठाकुर जी हमारी तो पात्रता नहीं है, पर पहले आपकी दृष्टि में हम आ जाएं। फिर जब मन में लोभ भी आ जाता है तो एक बार जाते जाते आगे जाके पास से एक झांकी ले ले, हम झांकी ले लेते हैं कि ठाकुर जी ऐसे के ऐसे आप मेरे दिल में बस जाओ, तो बस फिर निकल जाओ। पर ये बिल्कुल हम सबका ये दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई मुख्य व्यक्ति हैं तो जो व्यवस्था भी है वो ऐसी की जाए जिससे कम से कम लोगों को परेशानी हो। देखिए, मैं ये कह दूं कि ये तो खत्म हो जाना चाहिए, ये एक बड़ी ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो सच नहीं होगी, पर डेफिनेटली अव्यवस्था कम से कम हो। और वीआईपी कौन है इसको कैटेगराइज किया जाए कि वो लोग जो देश की सेवा में, जिनका मिनट सैनिक हैं, आर्मी में है, जिनका एक एक मिनट देश के लिए बड़ा कीमत, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। या फिर खुद आपको राधा रमण ये मौका दे दे तो उसको स्वीकार कर लीजिए। अब वो तो ठाकुर जी की जैसी होता है। हाँ। अच्छा, उन्होंने बोल दिया, अच्छा जैसे मैं आपके पास गई तो हमने कहा दर्शन किए, चलिए मैं करवाऊं। हाँ। तो वो मुझे मिल गया। हाँ। देखिए, वो तो घर का कोई आपको सदस्य आपसे प्रेम कर बैठेगा फिर तो अंदर लेके जाएगा ही। अच्छा, वो उसमें एक इंटरेस्ट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जैसे आप राधा रमन जी आप आएंगे और महाराज जी अगर सेवा में होंगे तो निश्चित रूप से आपको माँ राधा रमन जी की ऐसी ऐसी प्रसादी मिलेगी जो शायद सबको नहीं भी मिलती हो। तो ये है, ये देखिए, जिससे आपका संबंध प्रेम होगा उसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊर्ध्वपुंड तिलक जो है आजकल फैशन भी है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है। जैसे मैं भी यहाँ लगा के आती हूँ तो कई लोग मुझे, क्योंकि मेरा रोज का सेवा है, मैं सेवा के बाद ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा के आती हूँ, पूरा ऊपर तक रहता है। कई लोग उसको अभी भी दिखावा कहते हैं, उसके लिए कुछ कहें? नहीं, मुझे लगता है दिखावा जो लोग बांधते हैं, बोलो भाई तुम अपने बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के आ रहे हो, कर्ली बाल करा के आ रहे हो, अच्छे अच्छे सूट पहन, ये दिखावा नहीं है। तुम्हारे लिए ये दिखावा है और तुमको लगता है ये मेरे लिए दिखावा है, तो टेक इट। आई थिंक इस दुनिया में सपना जी हर व्यक्ति यूनिक दिखना चाहता है कि मैं, कई लोग फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, कई लोग बिल्कुल पॉक्यूपाइन जैसे बाल खड़े कर रहे हैं, कई लोग पूरा शरीर को छिदवा रहे हैं अपने, क्यों? कि मैं दूर से यूनिक दिखूं। एंड आई थिंक राधा रमन जी ने हम सबको वो साधन ऑलरेडी दे दिए हैं कि हमारे हाथों में माला झोली पकड़ा दी है जो सामान्य लोगों के आसपास जाते ही हमको यूनिक कर देती है। हम तिलक लगाते हैं तो दूर से एक वैष्णव दिखता है कि भाई ये कौन है, और आपको वो इम्पोर्टेंस भी मिलती है। व्हेन आई गो टू एयरपोर्ट, जो सिक्योरिटी में पर्सन होता है वो मुझे अलग से बुला के कई बार कहता है माता जी आप पहले आइए। और तो वो दैट्स ब्यूटीफुल। राधा रमन वो मौका दिला रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको पता है, ये तो चलो फिर भी ठीक है। मैं एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे थी तो एक जो सिक्योरिटी गार्ड थी उन्होंने मुझे बोला कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हैं, साड़ी में देख के तो मुझे वो इतनी हैरान थी। तो मैंने बाद में जी को बोला, मैंने कहा जी कितनी विचित्र बात है, भारत में भारतीय वेशभूषा ही लोगों को यूनिक लग रही है, ये तो दुर्दशा है आजकल। तो मैंने बोला कि भैया आई एम वेरी प्राउड टू वेयर अ साड़ी, आई एम वेरी प्राउड टू वेयर अ कंठी। आप लोग जो जितने अपने पन्नास और सॉलिटेयर्स पहन के भी अपने आप को ब्यूटीफुल फील नहीं करते, मैं केवल ये सहज सी कंठी पहन के भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। और ये आपको ये कंठी, ये तिलक, ये ऊर्ध्वपुंड, ये माला, ये पोशाक, ये केवल आपको यूनिक बनाती है, केवल इस दुनिया की दृष्टि में नहीं बल्कि राधा रमन की दृष्टि में। हम पॉडकास्ट के आखिर में हैं तो मैं चाहूँगी कि एक श्लोक आपका, मैंने एक रील देखा था कि वो श्लोक बड़ा चमत्कारी है, आपको राधा रमन के बड़ा क्लोज कर देता है। कोई एक श्लोक आप शेयर करना चाहिए कि इसको अगर आप करेंगे तो आप बिहारी जी के, राधा रमन के, राधा वल्लभ के प्रिय हो जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही अंतरंग श्लोक है जो हम सहजता से नहीं बताते क्योंकि ये बड़ा प्राइवेट है, पर क्योंकि आप इतने स्वीट हो तो मैं आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। यहाँ पर ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने गोपियों को प्रदान किया है। एक कह लीजिए गोपियों को गुरु मंत्र दिया है। जब गोपियों को जब गोपियां रो रही थी ना कि हमारे ठाकुर जी हमें छोड़ के चले गए, राधा रानी छोड़ के चले गए, तो राधा रानी ने कहा कि तुम इसका उच्चारण करो। तो ये करने से गोपियों के मन में जो प्रेम की विरह थी वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गोपी गीत गा दिया। और गोपी गीत के आखिरी में तो
हाँ, साक्षात मनमथ ठाकुर जी आ गए। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, और इसी श्लोक के आधार पर रमण से ही राधा रमण हमारे ठाकुर जी का भी नाम पड़ा। तो वो राधा रमण जो नाम आप सुनते हैं ठाकुर जी का, ये राधा रानी के द्वारा दिए हुए श्लोक से ही निकाला गया। तो ये कहा जाता है जो व्यक्ति इसका उच्चारण करता है तो उसे अपने जीवन में निश्चित रूप से राधा रमण की प्राप्ति होगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार रोज इसको गान करना है। अच्छा, फील अ फिनोमिनल, आंख बंद करके राधा रमण को याद करते हुए आपको ठाकुर जी अपने आप आपके आसपास अनुभव होने लग जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार इतना कोट करके कैमरे के उस पार पाजी हैं। पाजी, आप भी सुन चुके हो, आपको भी ये रोज़ पढ़ना है। थैंक यू सो मच रेणुका जी, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। आपसे ना केवल स्पिरिचुअल बात हुई बल्कि मेरे फ्यूचर के लिए भी आगे बात होगी, और कुछ और कुंवारी लड़कियों ने सुना उनके लिए भी हो गई कि रिलेशनशिप्स कैसे चलाने हैं। तो ये हमारे साथ में रेणुका गोस्वामी जी थी। स्पिरिचुअली मोटिवेशनल बातें क्या हैं वो भी आपको बताई, और आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से अपने पार्टनर के साथ कैसे चलानी है वो भी बताई।